First of all, we are going to start with educational psychology. Basically, educational psychology is a combination of two terms, education plus psychology. Alright, this is the combination of two terms. What is education first? Education is a set of beliefs, we can say. Education is a set of experiences, set of skills transformed from one generation to another generation. ठीक, एजुकेशन क्या है? बेसिकली एजुकेशन एक प्रोसेस है जो बंदा अक्वायर करता है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द बेसिस ऑफ स्किल्स, एंड from those experiences and from those skills he or she builds the belief system. That's called education. Psychology is also a combination of two terms. All right, psyche plus logos. Psyche means soul. Psyche means soul and logos means study. Psychology is a combination of two terms, which means the study of soul. In very early period, in very early times, it was considered that psychology purely is the study of soul. But later on, people thought, लोगों ने सोचा कि हम सोल को कैसे स्टडी कर सकते हैं, मतलब हम अकेले सोल को तो स्टडी नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सोल और माइंड का कॉम्बिनेशन चाहिए. क्या? सोल और माइंड का कॉम्बिनेशन चाहिए. मतलब अगर बंदे के दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी, पूरे सिस्टम, पूरे एग्जिस्टेंस को कंट्रोल तो हमारा माइंड करता है, तो हम अकेले सोल को कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो मायरीन ने ये सोचा कि जो कॉम्बिनेशन है सोल और माइंड का, इन दोनों की स्टडी को एक्चुअली साइकोलॉजी कहा जाता है. ठीक, कैसे? अगर बंदा कुछ सोच रहा है, वो कुछ मतलब उसके माइंड में अगर हैप्पी फीलिंग्स है, सैड फीलिंग्स है, तो वो क्या करेगा? वो बिहेव करेगा ना. उसका आउटपुट क्या होगा? उसका आउटपुट बिहेवियर के थ्रू आएगा. तो ठीक है, तो इसके लिए ये इन्होंने डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स. ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी सिंपली क्या है कि हमारे सोल माइंड के कॉम्बिनेशन, इसके जो मतलब जो ऐसे कह सकते हैं कि सोल और माइंड का जो कनेक्शन है, जो इनका इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, इसमें हमारी इमोशंस आ गई, एक्सपीरियंसेस आ गए, थॉट्स आ गए, बिहेवियर, ये सारी चीजें आ गई. ये दोनों के कनेक्शन के बुनियाद पे ये सारी चीजें जो है हम आउटपुट करते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी है क्या और एजुकेशन है क्या. अब जब एजुकेशन एक प्रोसेस है स्किल्स, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस ट्रांसफर करने का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट्स है क्लासरूम में, तो उनको अंडरस्टैंड कर, वो तो वैसे ही मट्टी के पुतले तो नहीं है ना, उनके अंदर जज्बात है, उनका माइंड है, उनकी फीलिंग्स है, उनमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनकी नीड्स हैं. तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी. और किसको ज़रूरत होती है? टीचर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, करिकुलम डेवलपर्स को. इन एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्रूशियल नीड है कि दे शुड अंडरस्टैंड and implicate the educational psychology in the curriculum, all right, in the policies and in the classroom education. And what is psychology? Now, if in a classroom a teacher who is teaching to the group of students who is sitting in front of a teacher, if he doesn't have any idea about how to teach, what to teach and when to teach, राइट, तो वो कैसे इफेक्टिवली टीच कर सकेगा? मतलब उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं पढ़ा किस एज के बच्चों को रहा हूँ, और उनके लर्निंग डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और उनका जो इमोशनल मतलब जो बिहेवियर स्टूडेंट्स करते हैं वो किस तरह से मैनेज करें.
ये सारी चीजें अगर टीचर को नहीं पता तो all विल बी इन्वेंट, ऑलराइट। मतलब वो जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं एजुकेशन के, वो तो कभी भी अचीव ही नहीं हो सकेंगे अगर किसी टीचर को एजुकेशनल मतलब बच्चों की साइकोलॉजी की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो कहाँ पे वो यूज होती है, वो होती है मतलब एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। एजुकेशनल साइकोलॉजी की कहाँ नीड है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। फिर चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे वो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस हो, चाहे वो क्लासरूम की सेटिंग्स हो, बिल्डिंग्स हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं एजुकेशन में, वो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्रूशियल नीड है, ठीक। उसके बाद फोकस, फोकस किस पे होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? आई ऑलरेडी डिस्कस दिस कि हाउ स्टूडेंट लर्न एंड बिहेव। बच्चे किस तरह से लर्न करते हैं, बच्चों की एबिलिटीज के क्या हैं। अगर एक क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं तो आई विल नेवर बी ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसमें कुछ स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ फास्ट लर्नर्स होंगे। तो इन सारों को किस तरह से लेके जाना है और उनकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हमें उनको पढ़ाना है, ठीक है। और बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, अगर उनका बिहेवियर है तो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और या फिर क्लासरूम का एनवायरनमेंट अगर ऐसा, मतलब इन सारी चीज़ों में एजुकेशनल साइकोलॉजी का फोकस होता है, ठीक। एंड सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी ये क्रूशल है कि वो किस तरह से अपने क्लासरूम को मैनेज करते हैं, किस तरह से वो अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट वो स्विच करते हैं, किस तरह से वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से अपने बिहेवियर को मैनेज करते हुए वो पूरी क्लास को मैनेज कर रहे हैं, ऑलराइट। Importance of educational psychology. It's already discussed what is the importance of educational psychology. Let's further explore. First of all, it enhances teaching strategies for teachers. It makes able the teacher to use different teaching strategies, right? Understanding educational psychology helps educators develop effective teaching methods tailored to diverse learning needs. जैसे कि पहले हमने बात की कि स्टूडेंट की डिफरेंट नीड्स होती हैं, जैसे वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कोई फाइनेंशियल मतलब थोड़ा वीक है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड मतलब किस तरह का है, किसी का किस तरह का है, वो इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल, मतलब हर लिहाज से वो डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे स्कूल में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं और उनकी डाइवर्स नीड्स होती हैं, ठीक है। तो एक टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स नीड्स ही और शी शुड मैनेज क्लासरूम, अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज, ठीक। उसके बाद इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। अगर टीचिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली लर्निंग अच्छी होगी। अगर टीचर इफेक्टिव है तो बच्चों का आउटपुट भी उतना ही अच्छा आएगा डेफिनेटली, ठीक है। Insights from educational psychology facilitate the design of curricula that align with student learning styles, ठीक है। मतलब अगर बच्चों को आप इनपुट अच्छा दे रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को आपका इनपुट अच्छा है, आप किसी खेती में आप कोई अच्छा सा वो फसल कर रहे हैं तो वो उतना ही अच्छा, जितना आप टाइम देंगे, जितनी आपकी सिंसियरिटी होगी उतना ही आपको आउटपुट भी अच्छा ही मिलेगा। सिमिलरली इज द केस विद क्लासरूम। अगर आपका इनपुट अच्छा है तो आपको डेफिनेटली आउटपुट भी अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अगर बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाया जाए, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाए तो डेफिनेटली वो ठीक से पढ़ा, मतलब मैंने तो काफ़ी ऐसे बच्चे भी देखे जिनको टीचर फोर्स करता रहता है, क्यों नहीं काम किया, ये क्या मसला है, उनको मतलब वो पनिशमेंट तक भी दे देते हैं। लेकिन वो बच्चे इतने मजबूर होते हैं, वो इतना भी नहीं बता सकते, इतना अफ्रेड होते हैं, इतना भी नहीं बता सकते हमारे साथ मजबूरी क्या थी। कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मेंटली नहीं है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या किसी के साथ कोई और इश्यूज हैं तो वो नहीं मैनेज कर सकते। तो टीचर शुड कॉम्प्रीहेंड, आई वुड से कि डीपली अंडरस्टैंड करे बच्चे को, उसके साथ कम्युनिकेट करे, उसके साथ काउंसलिंग करे कि क्या मसला है आपके साथ, उसके जो बैकग्राउंड है उसको उस पर काम करें, उसको जो है ना वो सारा वो मतलब मैनेज करने की कोशिश करे। तो इंशाल्लाह वो जो बच्चे, मैंने उन ऐसे बच्चों को भी देखा है जो पहले जो थे बड़ा अफ्रेड और उनको मतलब एक फियर रहता है क्लासरूम में ना, अपने पीयर्स का ही फियर रहता है कि हम अगर ये उनके अंदर अगर एबिलिटीज हो भी
तो भी वो बच्चे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो एक टैग लगा हुआ होता है कि ये बैक बेंचर है, ये बैक बेंचर है, सो इसके लिए मतलब ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा ऐसे बच्चों पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ठीक। नंबर थर्ड है सपोर्ट इमोशनल वेलबींग। अगर बच्चे स्टेबल हैं, बच्चे इमोशनल वेलबींग उनकी मेंटेन है क्लासरूम में, तो वो जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है क्लासरूम में एजुकेशन में, वो ये भी है कि ये सपोर्ट करती है इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे? ये मतलब जो सोशल इन्वायरमेंट है या जो उनकी लर्निंग क्राइटेरियाज है, लर्निंग प्रोसेस है, और इमोशनल जो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंसेस है, उनको उनकी उनकी बुनियाद पे जो है टीचर्स को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो उस तरह से अपनी क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें और उस तरह से अपने जो है लेसन प्लान तैयार करें। ठीक है। ताकि कोई भी बच्चा जो है वो पीछे ना रह जाए। ठीक। उसके बाद है इन्फॉर्म एजुकेशनल पॉलिसीज। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये टॉप लेवल पे तो यही है, हमारे पास पॉलिसीज तो ऊपर से बन के आती है, फिर हम क्लासरूम में इम्प्लीकेट उनको करते हैं। तो इस पॉलिसी मेकर्स के लिए किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है कि ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है ताकि वो उस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, उस तरह के जो करिकुलम्स हैं उस तरह से डिज़ाइन करें जो बच्चों की नीड्स को कैटर करें। उनको जो है वो उनकी जो लर्निंग नीड्स हैं, उनकी जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं और उनकी जो इंटरेस्ट हैं, उनको वो कैटर करें ताकि वी कैन get a desired learning environment and desired learning outcomes in our school. Thank you.